हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा हम लोग क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो छोटा सा एक रिकैप हो जाएगा, जिससे हमें पढ़ने में और आगे अध्याय को समझने में आसानी होगी। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं बच्चों? संख्या रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संख्या रेखा पर संख्याएं एक बिंदु के रूप में निरूपित की जाती हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा देखिए यहाँ पर बना हुआ है। संख्या रेखा क्या होता है? एक सरल रेखा होता है जिस पर हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, मतलब संख्या को दिखाते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, और संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं वो हम एक बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं, मतलब कि उसको दिखाते हैं। तो ये संख्या रेखा है। यहाँ बीच में बिल्कुल सेंटर में शून्य है। शून्य के एक तरफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या रेखा ये बढ़ती जाती है। और यहाँ ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये धनात्मक संख्या है, और शून्य के जो इधर है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। चलिए, तो ये संख्या रेखा पर ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये हम जानते हैं बच्चों, हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो संख्याएं यहाँ पर दी हैं ये क्या है बच्चों? पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जिनमें 1 2 3 4 5 6 ये जो संख्याएं हैं वो घन पूर्णांक है, और -1 -2 -3 -4 इधर जो संख्याएं दी हैं वो ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पूर्णांक इस पे संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। शून्य जो होता है ना तो घन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। अब देखिए ये बात भी हमको पता है कि शून्य के जो आगे यहाँ संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, और क्या है बच्चों? यह संख्याएं जो है इधर शून्य के पास जो ये संख्याएं दी हैं ये बढ़ते क्रम में है, ये भी हमको पता है। और शून्य के जो पूर्व में संख्याएं हैं वह क्या है बच्चों? घटते क्रम में है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, और संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्याएं क्या होती है? वह छोटी होती है। ठीक है, तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, और इस तरह से ये बढ़ते जाता है। और इधर क्या होता है? -1 से बड़ा ये जो है घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो -1 बड़ा होता है, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, -4 उससे छोटा, और यह क्या है बच्चों? घटते क्रम में। इधर क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो अब तो ये बात हो गया हमें संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा पर जो ये पूर्णांक दर्शाए हुए इनके बारे में हम जान गए। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी। अब हम लोग आते हैं हमारा जो अध्याय है संख्या पद्धति, उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या हम जानते हैं क्या होता है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इसे हम n से डिनोट करते हैं या n से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 और इस तरह आगे तक ये संख्याएं बढ़ती जाती, और ये संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। चलिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याओं का परिवार। जैसे 0 1 2 3 4 और डैश 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 आगे तक की संख्याएं चलती चली जाती। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अब बात आती है पूर्णांक, यानी पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, और उसे हम W से प्रकट करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं, और इसको हम किस अल्फाबेट से दर्शाते हैं? Z से। तो पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या में क्या है बच्चों? शून्य है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह संख्या आगे बढ़ती है,
यानी धनात्मक संख्या। जब हम पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या भी मिला देते हैं, -1, -2, -3, -4, और इस तरह से जब ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है पूर्ण संख्या के परिवार में, तो यह शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जान लेते हैं पूर्णांक हम समझ गए। अब हमें समझना है परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है। परिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या को जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं भिन्न। भिन्न संख्या भी हम लोग जानते हैं, भिन्न हम पढ़े। भिन्न क्या होता है बच्चों? भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, जैसे 2/3, यानी 3 पूर्ण हिस्सा है और 3 हिस्से में ऊपर क्या है? 2 हिस्सा। ठीक है, यानी 2/3, इसमें अंश क्या है? 2 है और हर क्या है? 3 है। तो भिन्न क्या होता है कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, ये हमें मालूम है, भिन्न संख्या हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब आइए बात परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, यानी कि क्या 2/3 एक भिन्न है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल 2/3 जो है वह क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। अब 2/3 ये p/q का मतलब क्या होता है? p/q का मतलब होता है कि p एक कोई पूर्णांक है, q भी एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए p कितना है? 2 है, q कितना है? 3 है। तो हम ये कह सकते हैं 2/3, तो p का मान कितना है? 2 और q का मान कितना है? 3, और ये बटा। ठीक है, तो p/q के रूप में लिख सकते हो, और q का मान क्या है? 3 है। q का मान जो है वह 0 नहीं है, तो यह क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से 5/6 एक परिमेय संख्या है। अब कोई अगर आपसे पूछे क्या 7 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग ये बात जानते हैं बच्चों कि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है और हम 7 को 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर p का मान 7 है और q का मान 1 है। q का मान क्या है बच्चों? यहाँ 1 है और p का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, इसलिए 7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, लेकिन q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये बात समझ गए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, यानी क्या पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो हाँ, पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, और पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न भी दिए हैं, और भिन्न जो है वह ऋणात्मक भी दिए हैं। तो ये सारे समूह को, ये सारे संग्रह को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सारे समूह को मिलाकर हम इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, मान लीजिए हम एक यहाँ पर कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं। मैंने ले लिया परिमेय संख्या 1/2, जो कि एक भिन्न भी है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक भिन्न भी है। हमें तुल्य भिन्न हमने पढ़ा है, तो मान लीजिए कि 1/2 का हम कुछ तुल्य भिन्न लिखते हैं। तो जैसे 1/2 का तुल्य भिन्न हो गया बच्चों हमारा 2/4, दूसरा तुल्य भिन्न हो गया 10/20, और तीसरा तुल्य भिन्न हो गया 25/50। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे 25/50 को जब काटेंगे तो यह आएगा 1/2। ठीक है,
10/20 को भी काटेंगे तो ये आएगा हमारा 1/2, और 2/4 को भी जब हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2। यानी कि 2/4, 10/20, 25/50 जो है वो क्या है, 1/2 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, अगर 1/2 को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, 1/2 एक भिन्न है, लेकिन 1/2 एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, 2/4 भी एक परिमेय संख्या है, 10/20 भी एक परिमेय संख्या और 25/50 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको तुल्य भिन्न के अलावा और क्या कह सकते हैं कि यह जो है तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, किसका, 1/2 का। ठीक है, जैसे 1/2 भिन्न का हम इसको तुल्य भिन्न कह सकते हैं, वैसे 1/2 परिमेय संख्या का ये सारी संख्याएं जो है वह तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, ये हम कह सकते हैं। चलिए बच्चों, अब संख्या रेखा पर अगर हम किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 10/20 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब हम ये मान लेते हैं बच्चों कि कोई भी संख्या जैसे P/Q को जब हम किसी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो P/Q जो संख्या है इसका एक, ठीक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, मतलब 10/20 जो है, ठीक है, 10/20 का गुणनखंड होगा, इसका जो है गुणनखंड होगा, 10 का गुणनखंड होगा, कुछ 20 का गुणनखंड होगा, तो उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे 1/2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है बच्चों, वह एक ही है। ठीक है, एक जो है वह एक से ही कटेगा और दो एक से ही जो है वह दो भी कटेगा। ठीक है, इसका कोई भी दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ एक है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कहें 5/6 का, तो 5/6 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या है, सिर्फ एक है। ठीक है, अगर हम कहें 7/9, तो 7/9 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ क्या है, एक है। ठीक है, तो ऐसी संख्या रेखा को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं जिसमें अंश और हर का, ठीक है, अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 1 और 2 जो है क्या है, वो असहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, असहभाज्य संख्याएं, मतलब असहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि यह दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक हो। तो ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है उसे क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 2/4 को हम क्या है, ये हमारा 1/2 है हमारा ये 1/2। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखिए, जब हम संख्या रेखा पर 1/2 का, ठीक है, 1/2 का संख्या रेखा पर या 1/2 का बहुत सारे तुल्य परिमेय संख्याएं होंगे, बहुत सारे भिन्न होंगे जो 1/2 के रूप में होंगे, तो क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम 1/2 ही लेते हैं। जैसे 25/50 के लिए भी हम 1/2 लेते हैं जो सभी को निरूपित करती है। तो 1/2 जो है वो 25/50 को भी निरूपित करेगा, 1/2 10/20 को भी निरूपित करेगा और 1/2 2/4 को भी निरूपित करेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या रेखा पर हम निरूपित करते हैं जिसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कितना होता है बच्चों, सिर्फ एक होता है, और वह संख्या जो है वो दूसरे अन्य तुल्य परिमेय संख्याओं को भी निरूपित करता है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है तो मैं इस बात को समझाती हूँ। देखिए, 6 का गुणनखंड हम लिखेंगे। ठीक है, 6 का क्या लिखेंगे बच्चों, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 1 से भी कटेगी 6 बार में,
6 2 से कटेगा, 2 तिरिका 6, ठीक है। 6 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, और 6 से भी कटेगा एक बार में। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब हम 8 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से भी कटेगा 8, 2 से भी कटेगा 8, 4 से भी कटेगा 8 और 8 से भी कटेगा 8। अब देखिए इसमें कौन सी चीजें जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां देखिए 1 और 1 और यहां 2 और 2, ठीक है। यानी 6 और 8 के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन कौन से? 1 और 2। क्या है? 1 और 2, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कह रही हूं जैसे 3 है और 5 है, ठीक है। 3 है और 5 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वह क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। और इसका गुणनखंड जो होगा 1 और 3 होगा, और 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा, ठीक है। 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वह क्या है? 1 है और 1 है। यानी 3/5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है? 1 है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को ही हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। दूसरे अन्य तुल्य परिमेय संख्या के संख्याओं के बदले में इसी को हम निरूपित करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लिख लेंगे बच्चों, यहां पर मैंने नोट लिखा हुआ है, आप इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, जब हम P/Q को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तब हम मान लेते हैं कि Q बराबर 0 नहीं है और P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो जो भी संख्या P/Q के रूप में होगी उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अर्थात P और Q असहभाज्य संख्याएं हैं। P और Q असहभाज्य संख्याएं कब होंगी? जब P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं जो सभी को निरूपित करती है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या 1/2 के रूप में तुल्य भिन्न होगा, वो सारे तुल्य भिन्न को 1/2 ही निरूपित करेगा, ठीक है। तो हम चैप्टर का जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों, और अब हम नेक्स्ट क्लास में उदाहरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है, और देखिए उदाहरण 2 दिया हुआ है, और उदाहरण में 2 तरह से हल करना सिखाया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अब आ जाता है पीछे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब 9th का जो भी अध्याय पढ़ेंगे शुरू से लेकर, तो मैं उदाहरण को भी वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लास 8 तक फिर भी ठीक है, लेकिन क्लास 9 से मैं ये आपको जरूर सलाह दूंगी कि जो उदाहरण होते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्नावली बनाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं उदाहरण के भी वीडियोस बनाऊंगी और प्रश्नावली फिर उसके बाद हम लोग हल करेंगे।